हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो आज की जो क्लास है, यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा आपके पेपर में। तो इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना और आज के बाद आपको कभी भी इन आर्टिकल्स में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मूल अधिकार। तो अब हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान का मूल अधिकार और ये आर्टिकल है 12 से 35 तक। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और अगर इसकी पीडीएफ किसी को चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ओके, तो आज का है मूल अधिकार 12 से 35 तक। तो एक एक आर्टिकल को देखते हुए हम चलेंगे और अच्छे से डिटेल वाइज, इसमें बहुत डिटेल से आपको बताएंगे और आपको डिटेल वाइज ही पढ़ना होगा। यूपीएसआई के लिए पॉलिटी को आप और सब जो सब्जेक्ट हैं उनको आप इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन पॉलिटी को आपको डिटेल वाइज ही पढ़ना होगा। पॉलिटी इस तरीके की आती है जैसे यूपीपीसीएस में आती है, उसी तरह की पॉलिटी यूपीएसआई में आती है, क्योंकि पॉलिटी का बहुत ज़्यादा रोल है और पॉलिटी बहुत गहराई से पूछी जाती है, इसलिए आपको इसे बहुत डिटेल में ही पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा, ये तो आपको अच्छे से याद रखना ही है कि आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है, लेकिन इसके कुछ अंदर के जो पॉइंट है इसे डिटेल में भी थोड़ा देख लेना है। तो मूल अधिकारों के उद्देश्य के लिए राज्य शब्द में शामिल है। राज्य किसमें? राज्य शब्द में शामिल है। भारत सरकार, राज्य शब्द में क्या क्या शामिल होता है? तो भारत की सरकार और संसद, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, ये सब जो हैं वो राज्य में ही शामिल होते हैं। सभी स्थानीय प्राधिकारी, नगरपालिका, पंचायत, जिला बोर्ड और अन्य भी है, जैसे कुछ एलआईसी, ओएनजीसी, सेल आदि जो कि सरकारी शक्ति का प्रयोग करते हैं, वो सब राज्य शब्द में शामिल होते हैं। और आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा ही दी गई है। ये अगला आर्टिकल देखते हैं। तो अनुच्छेद 13 में है मूल अधिकारों से असंगत विधियां, यानी कि जो विधियां मूल अधिकारों से असंगत होंगी उन्हें समाप्त कर दिया जाता है, या फिर उन्हें उसी भाग से जहां से वो असंगत है हटा दिया जाता है। तो आर्टिकल 13(1), इसमें जो है 4 पार्ट में दिया गया है, तो आपको चारों पार्टों को अच्छे से, इसके जो 4 सब पार्ट्स हैं उन्हें अच्छे से देखना है, क्योंकि आजकल जो प्रश्न बन रहे हैं वो इसी तरीके से बन रहे हैं कि 13(2) में क्या है, ये 16(2) में क्या है, इस तरीके से पूछा जाए। ये नहीं पूछा जाता कि 13 में क्या है, और पॉलिटी में कभी नहीं पूछा जाएगा। संविधान पूर्व विधियां 13(1) में है संविधान पूर्व विधियां। संविधान लागू होने से पहले के कानून अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वे उस सीमा तक शून्य होंगे, उस सीमा तक ही उन्हें जो क्या कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। जहां से आप वो संविधान लागू होने के पहले जो कानून बने थे, अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें शून्य घोषित कर दिया जाएगा उसी सीमा से। और 13(2) में है संविधान पश्चात विधियां। संविधान पश्चात विधियां, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा या ऐसा कोई कानून में नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकारों को छीनता हो या फिर उन्हें कम करता हो। यानी कि राज्य कोई ऐसा ऐसा कानून या विधि, मतलब कानून या विधि नहीं बनाएगा जो कि मूल अधिकारों को छीनता हो या फिर मूल अधिकारों को कम करता हो। और 13(3) में है विधि शब्द। तो विधि शब्द की व्याख्या दी गई है 13(3) में। इसमें कहा गया कि इसमें अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना और रूढ़ियां शामिल है। क्या शामिल है? रूढ़ियां शामिल है। और 13(4), तो यह अनुच्छेद 368 के तहत होने वाले संविधान संशोधनों पर लागू नहीं होगा। 13(4), तो ये जो आर्टिकल 13 है, ये 368 के तहत होने वाले जो संशोधन होंगे, जैसे कि केशवानंद भारती केस हुआ, तो इन पर ये लागू नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं समानता का अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि समानता के अधिकार से ज़्यादातर प्रश्न बनता ही है, यहाँ से ज़्यादा बनता है प्रश्न समानता का। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, और इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं समानता के अधिकार में? तो 14, 15, 16, 17, 18 ये आर्टिकल इसमें आते हैं। तो इन्हें हम डिटेल वाइज देखेंगे। 14, तो आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। तो विधि के समक्ष समानता, किसी को विशेषाधिकार नहीं है।
यानी कि किसी को विशेष विशेषाधिकार नहीं है, सभी को समान अधिकार दिए जाएंगे। किसी को किसी धर्म, लिंग, जाति के आधार पर कोई भी अलग अधिकार नहीं दिया जाएगा, सभी के लिए कानून बराबर होगा। विधियों का समान संरक्षण, समान परिस्थिति वालों के साथ समान व्यवहार, यानी कि समान परिस्थिति वालों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, इसमें कहा गया है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि जैसे कुछ पिछड़े वर्ग हैं, तो उन्हें अगर अलग से कोई थोड़ी ज़्यादा आरक्षण वगैरह दिया जा रहा है तो वो ये नहीं आएगा कि ये विधि के समक्षता का, ये विधि की समानता का उल्लंघन कर रहा है, उसे माना जाएगा। और विधियों का समान संरक्षण किससे लिया गया है, तो अमेरिकी संविधान से, और विधियों के समक्ष समानता ब्रिटिश से लिया गया है। अब आते हैं आर्टिकल 15 पे। तो आर्टिकल 15 में है, 15(1) में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 15(2) में है, सार्वजनिक स्थानों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। सार्वजनिक स्थानों के उपयोग पर किसी पर भी कोई मतलब प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। कोई भी सार्वजनिक स्थानों पर आ जा सकता है, किसी को किसी की जाति देखकर आप वहां पे जाने से पाबंदी नहीं लगा सकते हैं, किसी को रोक नहीं सकते हैं। 15(3) में स्त्रियों और बालकों यानी कि बच्चों के लिए विशेष उपबंध का अधिकार है। इसमें स्त्रियों और बालकों के लिए कुछ अलग से उपबंध किए गए हैं। तो ये भी किसमें आता है, समानता के अधिकार में आता है। ऐसा नहीं है कि स्त्रियों को अलग से अगर कुछ अधिकार मिले हुए हैं तो उन्हें आप कह दें कि ये मतलब ये उल्लंघन हो रहा है इसका, तो ये उल्लंघन में नहीं आता है, क्योंकि कुछ विशेष परिस्थिति वालों के लिए दिए जा सकते हैं। और 15(4) में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों SC ST के लिए विशेष उपबंध किसमें है, 15(4) में। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों और SC ST के लिए जो विशेष उपबंध है किसमें है, तो 15(4) में है। ये याद रखना है आपको। 15(5) शिक्षण संस्थानों में आरक्षण। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण निजी और सहायता प्राप्त सहित। तो शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की जो बात की गई है कुछ पिछड़े वर्गों को, तो वो 15(5) में है। किसमें है, 15(5) में। 15(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। 15(6) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण की बात किस आर्टिकल में की गई है, तो 15(6) में की गई है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है 16 में। तो इसे 6 भागों में बांटा गया है। तो 16(1) में है, सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर। सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को क्या, समान अवसर। 16(2) धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास आदि के आधार पर अपात्रता नहीं। धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, निवास आदि के आधार पर अपात्रता नहीं। इसके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(3) संसद निवास की शर्त लगा सकती है। संसद क्या कर सकती है, निवास की शर्त लगा सकती है। जैसे कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए संसद लगा सकती है, जैसे किसी विशेष क्षेत्र के लिए संसद कुछ निवास की क्षेत्र लगा सकती है कि यहाँ पर सिर्फ रहने वालों के लिए ही ये चीज ये आरक्षण दिया जाएगा। जैसे कोई अपना राज्य लगा सकता है अपने राज्य के लिए। 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जिनका प्रतिनिधि कम है, उनके लिए आरक्षण की जो बात की गई है वो 16(4) में है। कुछ पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण जिनका प्रतिनिधित्व कम है, उन्हें 16(4) में की गई है। 16(4)A SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण, तो 16(4)A में कहा गया है। SC ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण की जो बात कही गई है वो 16(4)A में कही गई है। 16(4)B बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए, यानी कि जो पिछली रिक्तियां किसी आरक्षण वाले पद की कुछ रिक्तियां 16(4)B बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए 50% आरक्षण की सीमा मान्य है। यानी कि अगर आपके किसी जाति में आरक्षण दिया गया है किसी विशेष स्थिति के कारण, और अगर पिछली रिक्तियां भरने से रह गई हैं तो उनको अगली साल वाली रिक्तियों में जोड़ा जा सकता है। और अगर ये 50% से ऊपर भी जा रहा है तो ये नहीं है कि 50% से ऊपर गया तो फिर इसका उल्लंघन माना जाएगा, तो ये उल्लंघन नहीं माना जाएगा। 16(5) किसी धार्मिक संस्था में उसी धर्म के किसी व्यक्ति की नियुक्ति का प्रावधान जो है वो मान्य है। यानी कि अगर आप किसी धर्म के, आप सिख हैं, ईसाई हैं, जैन है, कोई भी है, अगर हिंदू है, तो आप अपने अपने धर्म की अपने धार्मिक कार्यों के लिए नियुक्ति कर सकते हैं, इसे उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
16(6) सरकारी नियुक्तियों में EWS के लिए 10% आरक्षण की बात की गई है। तो ये किसमें की गई है? तो EWS के लिए, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, अगर आप EWS के लिए आरक्षण की बात की जाए तो 16(6) में है। और अनुच्छेद 17 और 18 में अस्पृश्यता और उपाधियों का अंत बताया गया है। यानी कि आप किसी भी धर्म के व्यक्ति को आप किसी मंदिर में जाने से, मंदिर, गुरुद्वारा में जाने से अगर आप रोक रहे हैं धर्म के आधार पर कि वो किसी और जाति का है, तो ये उल्लंघन माना जाएगा। तो अस्पृश्यता का अंत बताया गया है, का अंत और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध बताया गया है। किसमें? 17 में। और आर्टिकल 18(1) में सेना और विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि नहीं दी जाएगी। किसके अलावा? तो सेना और विद्या से संबंधी अगर आपको कोई उपाधि दी जा रही है वो तो मान्य है, लेकिन अगर आपको उससे अलग कोई उपाधि दी जा रही है वो मान्य नहीं होगी। और 18(2) में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। तो अनुच्छेद 19 में 6 स्वतंत्रताओं का संरक्षण बताया गया है। 19(1)(a) वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आपको बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, अपना झंडा फहराने की, अपनी व्यावसायिक विज्ञापन, अगर आप अपना कोई व्यावसायिक अपने व्यापार संबंधी कोई भी अगर आप विज्ञापन निकालते हैं तो इसमें शामिल है, आपको ये स्वतंत्रता है। 19(1)(b) शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन, यानी कि बिना हथियारों के सम्मेलन, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन। 19(1)(c) समान संरक्षण। 19(1)(c) संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार 19(1)(c) में है। 19(1)(d) भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध, क्या अबाध संचरण, यानी कि आप पूरे राज्य क्षेत्र में भारत के कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं। आप पूरे भारत में क्या कर सकते हैं? पूरे भारत में घूम सकते हैं, कहीं पे भी आप जा सकते हैं। 19(1)(e) भारत के किसी भी भाग में निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, आप कहीं पे भी जाते हैं और वहाँ पे आप अपना घर बनाकर रह सकते हैं। आप कहीं पे बसना चाहते हैं वहाँ पे बस सकते हैं। 19(1)(g) कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार, यानी कि अगर आप कोई भी व्यापार करना चाहते हैं, कोई भी व्यापार करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये आपका अधिकार है। और ये बात 19(1)(g) में कही गई है। अनुच्छेद 20 अपराधों एवं दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 20(1) कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। जिस समय अपराध किया गया उसी समय के कानून के हिसाब से सजा मिलेगी। अगर आपने कोई अपराध 10 साल पहले किया है तो उस वक्त जो कानून थे उसी के हिसाब से आपको सजा मिलेगी, और अगर आपने आज किया है तो आज के हिसाब से आपको सजा मिलेगी। 20(2) दोहरे दंड से मुक्ति। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी, यानी कि ये नहीं कि आपको पहले आपने कोई अपराध किया है, दंड कुछ भी किया, कोई अपराध कर दिया और उसके लिए जो आपको दंड एक बार मिल चुका है, लेकिन आज कानून बदल गया तो अब आपको दोबारा से सजा दे दी जाए उसके लिए, तो ऐसा नहीं है। 20(3) अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 21 और 21(a) जीवन और शिक्षा का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, अच्छे से याद रखना। 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। इसमें निजता, विदेश यात्रा और मानवीय गरिमा शामिल है। तो अब जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस तरह पूछे जाते हैं कि क्या इसमें निजता, विदेश यात्रा और मानवीय गरिमा शामिल है, और एक और ऑप्शन दे दिया जाएगा जो इससे अलग का दे दिया जाएगा, वो पूछ लिया जाएगा कि इसमें क्या शामिल नहीं है। तो इनको इसी तरीके से याद करना। 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए 21(a) में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो 86वां संशोधन 2002 के द्वारा जो है इसको जोड़ा गया है। और ये पहले किस में था? तो ये पहले DPSP के आर्टिकल 45 में था। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 22(1) में क्या है? गिरफ्तारी का कारण जानने और वकील से सलाह लेने का अधिकार है, यानी कि आप अपने वकील से सलाह लेंगे और आपकी गिरफ्तारी किस लिए की गई है, अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है तो आप इस बात के लिए जानकारी मांग सकते हैं। आप इस बात की का कारण जान सकते हैं, ये आपका अधिकार है।
22(2) 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। जिस वक्त आपको गिरफ्तार किया गया उसके 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। 22(4) निवारक निरोध के तहत 3 महीने से ज़्यादा कैद के लिए सलाहकार बोर्ड की मंजूरी, यानी कि बिना किसी मंजूरी के, बिना किसी सलाहकार बोर्ड की मंजूरी या किसी बड़े अधिकारी की मंजूरी के आपको निवारक निरोध में 3 माह से अधिक, यानी कि 3 महीने से अधिक कैद में नहीं रखा जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो इसमें क्या कहा गया है 23, तो 23 में कहा गया मानव, अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार, बेगार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मानव दुर्व्यवहार, बेगार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों का कारखानों, खानों और जोखिम वाले कामों में क्या है निषेध कर दिया गया है, यानी कि बच्चे इन ऐसी जगह पे काम नहीं कर सकते हैं, बच्चे जो है वो ऐसी जगह पे काम नहीं कर सकते हैं। धर्म की स्वतंत्रता, तो धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28, तो अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म को, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं और आचरण आप कर सकते हैं, और प्रचार की स्वतंत्रता है आपको अपने धर्म की, आप आराम से अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप किसी मंदिर वाले, जैसे कोई मंदिर में जाता है तो उसके जो धार्मिक कार्यों का प्रबंधन है उसके लिए सरकार दखलंदाजी नहीं करेगी, ये आपका अधिकार है, आप उसमें किसी भी तरीके से प्रबंध कर सकते हैं। और अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान से मुक्ति, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के भुगतान से मुक्ति, यानी कि कोई भी कर या टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगर आप किसी विशिष्ट धर्म के लिए कुछ इकट्ठा कर रहे हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, यानी कि अगर कहीं पे किसी अन्य धर्म का कोई शिक्षण संस्थान है और अगर आप उस धर्म में शामिल नहीं होना चाहते हैं, उस धर्म की कोई उपासना या प्रार्थना या शिक्षा चल रही है, किसी शिक्षा दी जा रही है, आप उसमें शामिल नहीं होना चाहते हैं, तो ये आपका अधिकार है, आप उसमें शामिल ना हो, आप वहाँ पे चुप या शांत खड़े रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं, आप कोई आपको दबाव देकर उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, तो 29 और 30, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार क्या है, तो 29 और 30, तो 29 और 30 में, तो अनुच्छेद 29 में है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, क्या है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखना, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखना। अनुच्छेद 30 में है अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार, किसका, प्रशासन का अधिकार, यानी कि 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अपनी भाषा और लिपि और संस्कृति को बनाए रखना, और 30 में अल्पसंख्यक अपने शिक्षा के लिए संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन करने का अधिकार है। अनुच्छेद 22 से 35 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार है 22 से 35, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, और इसमें 22 जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि 32 को ज़्यादा पूछा जाता है, अनुच्छेद 32 को ज़्यादा पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के उपचार। 32A सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार, कहाँ पे, सीधे सुप्रीम कोर्ट में, अगर आपकी कोई किसी चीज़ को आप मूल अधिकारों का आपके उल्लंघन हो रहा है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ये आपको अधिकार किसके तहत दिया गया है, 32(1) के तहत। 32(2) तो 32(2) में है सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति, सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिट जारी करने की शक्ति। एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षण,
और अधिकार प्रच्छा। अनुच्छेद 33, 34 और 35 कुछ विशेष प्रावधान है। 33 में क्या है? सशस्त्र बलों, अर्ध सैनिक बलों आदि के मूल अधिकारों को संसद सीमित कर सकती है। किन्हें? तो सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों के जो मूल अधिकार हैं उन्हें संसद सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो तब मूल अधिकारों पर निर्बंधन, यानी कि मूल अधिकार को पर निर्बंधन हो जाता है, यानी कि मूल अधिकारों को नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 35, मूल अधिकारों के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केवल संसद को कानून बनाने की शक्ति है। किसको? केवल संसद को, और कोई नहीं बना सकता, केवल संसद इस पर कानून बना सकती है। तो संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह राष्ट्र की आत्मा का प्रतिबिंब है। ये बात कही है अंबेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। और देख लेते हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और लगे रहिए अपनी तैयारी में, और ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, बहुत कम टाइम बचा है, मतलब 14-15 में आपका पेपर हो जाएगा। तो लगे रहिए और दिन रात मेहनत करते रहिए। चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल की क्लास में फिर से मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। और अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें